नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीकली न्यूज एनालिसिस शो में, जिसका नाम है वर्तमान की बात, जहां हम बात करते हैं राजनीतिक मुद्दे से लेकर के गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकार द्वारा नीतियां बनाई जा रही हैं, और डिफरेंट रिपोर्ट एंड सर्वे और कई सारे पब्लिक ओपिनियन और पर्सनैलिटी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स। अंदर एक ट्विटर वॉर छिड़ गया, मतलब दो एक तो कांग्रेस की दीदी मानिए और एक बीजेपी की दीदी, मतलब कंगना रनौत और क्यों ना हम एक खेल खेलें। सुप्रिया सुनीत। ये एक कांग्रेस की स्पीकर है सुप्रिया सुनीत, और कंगना रनौत वही में एक फेमस एक्टर हुआ करती थी। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी को भगवान का रूप मानने वाली वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और जिनको लगता था कि देश 2014 में ही आज़ाद हुआ है, उनको 2014 में देश हो आज़ाद बताने के उपलक्ष्य में उनको आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया बीजेपी से। अब वो उनको टिकट दे दिया गया, जैसे ही वो एक पार्टी में शामिल हो गई। वो पार्टी में शामिल होते ही एक कांग्रेस की सुप्रिया सुनीत ने उन पर हमला बोल दिया। दरअसल हुआ कुछ यूँ, उनके अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें उनकी एक सेक्सुअल न्यूड फोटो दिखाई गई, जो उन्हीं के द्वारा शूट कर रही है। आज वो हिंदू धर्म की रक्षक बनती है और बॉलीवुड पर कई सारे आरोप लगाती हैं, लेकिन उनके मूवी के अंदर कई ऐसे सारी सीन्स छिपे पड़े हैं जिनके लेकर के वो खुद आज शर्मिंदा हो जाएंगी उनको। लेकिन सुप्रिया श्रीनीत ने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, और उनके द्वारा ये बयान दिया गया है मीडिया के अंदर कि आखिर में ये पोस्ट उनके द्वारा नहीं किया गया था, उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया था। मतलब कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो अकाउंट को हैक बता दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये नया ट्रेंड चला है इंडिया के अंदर। वो है बांग्लादेश के अंदर एक नया मुद्दा इस वक्त पे गरमाया हुआ है, वो है इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन के अंदर क्या कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जो कि 1971 में ही इन भारत देश की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवाया था। उनकी बहन बेटियों का उस वक्त में बलात्कार किया जा रहा था, रेपिस्ट किया जा रहा था, पाकिस्तान के लोग दौड़ा दौड़ा करके मार रहे थे। आज वो वक्त आ गया है जो वहाँ के लोग इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। मतलब इस कैंपेन के अंदर वो है कि इंडिया के प्रोडक्ट को वहाँ पे बॉयकॉट किया जाएगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा, और भारत की जो भूमिका वहाँ के इलेक्शंस चुनाव के अंदर वो भूमिका बताती हैं। वहाँ के अंदर जो मेनली दो पार्टियाँ हैं, एक बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी जो हेड हुआ करती हैं वो हैं खालिद जिया, जिनके ही उनका स्टार्टिंग से ही मुस्लिमों के प्रति और हिंदू अपीसमेंट की पॉलिसी रही है। मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी इस तरह की रही है कि हिंदुओं को उनकी पार्टी ने स्टार्टिंग से ही नफरत की निवासी देखा है। जब से इस पार्टी का उदय हुआ है, वहीं पे आवामी लीग जो अब सत्तारूढ़ पार्टी है और समर्थन करती हैं, इस पर तुम्हें उनके कई सारे मिनिस्टर भारत का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा वो है जो अभी तक अरविंद केजरीवाल की, अभी तक उनको ईडी की जो कस्टडी में रखा गया था वहाँ से छूटा नहीं गया है। दरअसल 1 अप्रैल को इस चीज़ की सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपके पास में ये वीडियो आ जाएगा। इसमें कई सारे प्रयास किए गए कि किस तरह से इस जजमेंट को बदला दिया जाए। रामलीला मैदान में 31 मार्च को एक बड़ी रैली आयोजित की गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सब दूध के धुले बनते हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी जनता को सेंटिमेंट करने की कोशिश की। जिस तरह से अपोजिशन लीडर को, मेरे को बीजेपी की ये समझ में नहीं आता, जनार्दन रेड्डी हुआ करते थे कर्नाटक के अंदर, जो कई सारे माइनिंग माफिया माने जाते थे, उनके पास में कई सारे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है, लेकिन उनको बीजेपी में उन्होंने अपनी पार्टी मर्ज कर ली, जब उनको वो अपराधी नहीं दिखाई देते। वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया। हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, अजीत पवार, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, उनके नाम मैं गिनाऊँ तो गिनाने थक जाऊंगा, लेकिन ऐसे कई सारे लीडर हैं जो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, उनके पास में से सारे आरोप धुल करके साफ हो जाते हैं। इस तरह से वॉशिंग मशीन का काम करते हैं। जो आप जब धर्म का ठेका ले ही चुके हो, युधिष्ठिर बनने की, सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की सोच ही चुके हो, तो उनका साथ क्यों देते हो? ऐसा आपके साथ में जुड़ जाता है, वो अच्छा इंसान क्यों बन जाता है? ये आप में सवाल करना जरूर बनता है। अरविंद केजरीवाल को बेशक इंडिया अलायंस के जो इस विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, उस वक्त में गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन
उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हेमंत सोरेन को बने बनाए एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल को पूरी कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाए। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होगा, जनता की भयानक भयावह वाली स्थिति बढ़ेगी और उसमें उस वक्त में ये सेंट्रल पावर जो केंद्र की शक्तियाँ हैं दिल्ली के अंदर थोप देंगे, जिनका अरविंद केजरीवाल स्टार्टिंग से ही विरोध करते नजर आ रहे हैं। और कई सारे ऐसे, उनमें से एक रेड्डी ब्रदर्स करके एक नाम निकल के आया है, उसमें ये बता रहे हैं कि उनके 5-6 दिन पहले ही ईडी की उनकी यहाँ पे जांच होती है, उनकी रेड पड़ती है ईडी की, और 5-6 दिन बाद भी बीजेपी पार्टी का इलेक्ट्रॉल चंदा खरीद लेते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिससे कई सारे चंदा दो धंधा दो करके कई सारे स्कैम किए गए। बहुत बड़ा स्कैम था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस स्कैम के पीछे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट दिखा करके इस बहुत बड़ी धंधे, इस बहुत बड़े स्कैम को, बहुत बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इसमें ये है पी शरद चंद्र, ऑरोबिंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर, जिन्हें ईडी ने 10 नवंबर 2022 को दिल्ली के लीकर स्कैम केस में अरेस्ट करा, और इसके 5 दिन बाद ही इनकी कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के बीजेपी के अकाउंट में पहुंचा दिए। इसके बाद तो चंद्रा भाई के जैसे मजे हो गए। मई 2023 में आसानी से बेल मिल गई, दिल्ली हाई कोर्ट से पार्डन मिल गया, धीरे धीरे सरकारी गवाह भी बन गए और केजरीवाल के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी दे दिए। 2023 में भी भाई ने 25 करोड़ के और इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को पहुंचा दिए। ये हो क्या रहा है? आपने इस बंदे को करप्शन के केस में अरेस्ट किया हुआ है और आप इसी करप्ट बंदे से पैसे ले रहे हो। ऐसी टोटल 41 कंपनीज हैं जिन पर ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट ने रेड करी, और इन कंपनीज ने रेड के बाद लगभग 1700 करोड़ बीजेपी को दिए। तो यहीं पे छोड़ते हैं। और चौथा सबसे बड़ा इस सेगमेंट में खबर है, वो यूपी के गाजीपुर शहर के अंदर से एक कई सारे रॉबिनहुड के, कोई उनको मसीहा मानता है, कोई उनको माफिया मानता है, कोई इसको गैंगस्टर मानता है, कि जेल के अंदर संदिग्ध हालात में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। उनका नाम था मुख्तार अंसारी। दरअसल आरोप ये है उनके पर लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन परिवार वालों का कि पुलिस कस्टडी में मौत होना, वो उनको जहर दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। खैर, प्रशासन इसमें जांच हो जाएगी। आपको पता ही है यूपी पुलिस कितनी अच्छी तरह से जांच करती है। कई सारे एनकाउंटर किए हैं और कई सारे जेल में मर्डर्स भी हुए हैं, जांच के दौरान ही मर्डर्स हो जाते हैं। तो यूपी पुलिस पर सवाल तो बनता ही है। खैर, ये रेपुटेशन सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन डिपार्टमेंट में धब्बा लग जाता है, वो कभी नहीं छूटती। वीडियो के दूसरे पार्ट में आते हैं, जहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिसी और डिफरेंस रिपोर्ट एंड सर्वे की बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा, इस वक्त पे गवर्नमेंट पॉलिसी तो आएंगी क्यों आ ही नहीं रही है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और इस वक्त पर सारे पार्टी के लीडर्स चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट और सर्वे रिलीज हो रहे हैं, उनके बारे में बात करना। मीडिया तो इस तरह से सीमा हैदर के बारे में कभी उनको, होली है, हिंदुस्तान की होली है, और होली है सीमा हैदर की। वो सीमा हैदर प्रेग्नेंट दिखाता है, कभी उनको उपवास दिखाता है, कभी इनको हिंदू दिखाता है। इस तरह की सीमा हैदर की मीडिया जो बन चुकी है उसको छोड़िए, लेकिन कई सारे रिपोर्ट एंड सर्वे आ रहे हैं जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ को एक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में बात करना मेरे अकॉर्डिंग जरूरी है। यूएन वाटर के द्वारा, यूनेस्को की एक सब्सिडरी डिपार्टमेंट है ये, वो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरी दुनिया के स्तर पर वाटर डिस्प्यूट यानी कि जल को लेकर के विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दूसरे देशों के बीच में युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर जैसे देशों की बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन रिवर्स और जल संसाधन तो ये तो नेचुरल है। हमने बाउंड्री क्रिएट कर दी, 2 देशों में विभाजन कर दिया, लेकिन नदी तो अपनी फ्लो में मस्त जा रही है। उसको लेकर के विवाद छिड़ना स्टार्ट हो गए और कई सारे विश्व के कई सारे देशों में ये टेंशन उभर करके आ रही है। और उन्होंने कई आंकड़े भी बताए। तो 2.2 अरब लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है और 3.5 अरब लोगों के पास में स्वच्छ पीने योग्य जल नहीं है। 2030 तक असमानता ये और बढ़ेगी और 2022 तक आधी आबादी जल की समस्या से जूझ चुकी है। सोचिए, 2022 तक आधी आबादी जल की समस्या से जूझ चुकी है। अगर आप ये बहुत बड़ा, मैं हर वीडियो में एक क्लाइमेट चेंज से मुद्दा आपके लिए लेकर के आता हूँ, कोशिश करता हूँ, ये बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। हम लोगों ने जिस तरह से अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रकृति को जो क्षति पहुँचाई है, उस क्षति का एक खामियाजा हमने ये कोरोना देखा था, जिसमें पूरी प्रकृति को हमने जिस तरह से छेड़छाड़ की है, प्रकृति अपने स्वभाव को बदलेगी और हमको एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है इस चीज़ में। इस मामले में सेटबैक तो लगना तय है
और आने वाले वक्त में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमको अपने पॉलिसी मेकर्स, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो हमको अधिकार दिलाने वाले, जिनको हमने मालिक बनाया है वोट दे करके, हम तो खुद मालिक हैं, लेकिन हमने अपनी अधिकारों के बारे में बात करने के लिए जिन लोगों को चुना है, लेकिन वो मालिक, मुझे कहने में शर्म आती है, जो उम्मीदवार, जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी, वो धर्म और जाति और मजहब के नाम पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है। अपनी जीतने के लिए, किसी भी अपना बहुमत पाने के लिए, अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक कर सकते हैं। उनके लिए केवल अपना जीतना, अपना परिवार बचाना यहीं तक सिमट कर रह गया है। लेकिन जनता के सामने इतने सारे विभिन्न मुद्दे उभर करके आ रहे हैं। वोटर, आप सोचिए कि जल के बिना क्या ही जीवन है, जल बिन सब सून कहते भी हैं, लेकिन जल के इस माहौल पे कोई भी, अगर आप इलेक्शंस की रैली उठाइए, इलेक्शंस की जो आपको आवाज़ देते हुए नेता मिलेंगे, उस पर केवल जाति और धर्म के नाम पे ये खतरे में, वो खतरे में, ये जाति संकट में आ गई, इसका दबदबा हो गया कि ही राजनीतिक भाषण देखने को मिलेंगे। लेकिन कोई भी एक भी लीडर, एक दो को छोड़ करके ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जो इस तरह के जो हमारे पर्यावरण से अनुकूलित जो समस्या उभर करके आ रही हैं, जो हमारे जीवन पे संकट उमड़ करके आ रहे हैं, उसके बारे में आवाज़ उठाए। आवाज़ भी उठाते हैं तो उनमें से देखिए उनका क्या हाल होता है, सरकार सुनती नहीं है। सोनम वांगचुक जो 21 दिनों से फास्ट में बैठी थी, भूखी प्यासी जनता को लेकर के इतनी माइनस के टेम्परेचर में बाहर रहे, लेकिन सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लद्दाख वाला मामला मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि वहाँ पर सरकार चाहती है कि वहाँ पर माइनिंग हो, खनन हो, वहाँ के जंगलों को काटा जाए, वहाँ के उनके जो लोकल्स लोग हैं उनके पास में कोई अधिकार न बचे। लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं, सोनम वांगचुक जैसे रियल, जो एक तरह से कहते हैं ना सच्चे नेता, वहाँ के उन लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव बचे हुए हैं जो अपनी आखिरी दम तक सरकार से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, और इनकी वजह से उनके समुदाय को कोई हाथ नहीं उड़ा सकता। लेकिन सरकार उनको कहाँ तक क्षति पहुँचाती है, ये सरकार की उनको बात मान लेनी चाहिए, लेकिन सरकार भी झुकने को तैयार। रिपोर्ट आती है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, यूएन द्वारा जारी की गई, यूनाइटेड नेशंस 2022। 62 बिलियन किलो ई कचरा दुनिया ने जनरेट किया 2022 में, और 2030 में ये बढ़कर के 42 बिलियन किलो ई कचरा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें से 21 अरब मेटल्स हैं, 21 अरब किलो मेटल्स हैं, 17 अरब किलो प्लास्टिक है। जी, जो ई वेस्टेज है, हम मोबाइल तुरंत खरीद के ले आते हैं, हमारे पास में एक मोबाइल पहले से था, उससे हम अच्छा काम चला सकते थे, लेकिन दूसरा मोबाइल खरीद लिया, वो कचरे में चला गया। कई सारे ऐसे ई वेस्टेज, कई सारी मशीन्स हैं, टीवी हैं, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा इतनी लार्ज स्केल पे बढ़ता चला रहा है। एक हमारे लिए एक नई समस्या बन करके आने वाला है आने वाले दिनों में। विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और हमारी आँखों से जुड़ी और हमारे शरीर और हमारी सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है इस कचरे की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होती हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो 100% ख़राब हो ही नहीं सकती। उनमें से कोई पार्ट डैमेज हो गया, 10% डैमेज हो गई, 20% डैमेज हो गई, इस डैमेज होने की वजह से हमको लगते हैं वो ख़राब हो गई, लेकिन अभी भी वो उस काम को कर रहे होते हैं। उनमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं, खतरनाक और रेडियोधर्मी जो तरंग हैं वो निकल रही होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन इस बारे में बात कौन करना चाहता है? रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की गई है ILO, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेबर जो मजदूरों के बारे में बात करने वाली ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, उसने रिपोर्ट जारी की है। इसके अंदर बताया गया है युवाओं के बीच में बेरोजगारी की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। 2022 में 82% बेरोजगार युवा हैं, मतलब 82.9% बेरोजगार हैं। अगर टोटल 100 युवा हैं हमारी पूरे समाज के अंदर, एक गांव के अंदर 100 लोग हैं जो युवा हो चुके हैं, उनमें से 83 के लगभग युवा को बेरोजगार हैं। इनमें से शिक्षित बेरोजगार हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं 2022 में इनकी संख्या है 65%। मतलब 83 लोग हैं जिनमें से 65% उनके पास में शिक्षित भी है, रोजगार के लिए एबल भी हैं और सक्षम हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और जो 2010 में 54% हुआ करते थे शिक्षित बेरोजगार, जो 65% तक पहुंच गए। मतलब हमको शिक्षा तो लगातार हमारे शिक्षित होने के स्तर में तो सुधार आ रहा है, लेकिन वही बेरोजगारी हमको रोजगार सरकार दे नहीं पा रही। तो हम अपनी वीडियो के तीसरे सेगमेंट में आ जाते हैं, जहां हम पब्लिक ओपिनियन के बारे में बात करते हैं, यानी पब्लिक क्या करने लग रही है। मतलब पब्लिक गाजियाबाद, दिल्ली के पास में एक गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक
नाबालिग लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है, और जो माना जाता है, ये ऐसा माना जा रहा है उसकी के परिवार के बारे में कोई खास रिपोर्ट तो नहीं मिली है, कोई खबर भी नहीं मिली है कि वो कहाँ की रहने वाली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की वहाँ की रहने वाली है। यहाँ दिल्ली कैसे आई, कौन लाया, कुछ पता नहीं है। इससे जो अब अगर आपके पास में जो एक NGO चलाते हैं, कई सारे लोग अच्छा काम भी करने लग रहे हैं। एक बचपन बचाओ आंदोलन जो चलाते हैं, उन्होंने बताया कि 2021 से इन 3 सालों में करीब 1900 से ज़्यादा बच्चों की उन्होंने जान बचाई है। आरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के अंदर अगर हम माने तो बाल श्रम अधिनियम के अंदर 982 मामले दर्ज किए गए। ऐसे अमीर लोग हैं जो इस तरह से अपने आप को सो कॉल्ड रिच बनने वाले लोग हैं, जो अमीर गरीबों पे अत्याचार करते हैं, उनको एक तरह से जी मानते नहीं हैं, उनको तो गंदी नाली का कीड़ा और इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ये इंसान है ही नहीं, केवल हम ही इंसान है, हमारे पास पैसा आ गया तो हम किसको क्या मानने वाले। सकता हमारे समाज के अंदर नहीं पनपनी चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए और जानवर को जानवर। लेकिन आजकल की समाज में इस ग्लोबलाइजेशन होती, वैश्वीकरण होती समाज में एक तरह से लोगों के अंदर डोमिनेंस और सत्तारूढ़ होने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इस सेगमेंट का सबसे बड़ी खबर है वो चन्ना मालवीय, जो तेलंगाना के अंदर एक लड़की की कहानी है। लड़की क्या करती है, ये पहले एक गवर्नमेंट जॉब के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन जॉब न मिलने के कारण वह पूरे परिवार के एक तरह से इनको आशा के रूप में देखा जा रहा था। जॉब नहीं मिली तो उन्होंने एक गलत रास्ता पकड़ लिया। पकड़ने का काम क्या किया कि फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवा करके, फर्जी यूनिफॉर्म बना करके ये किसी भी घर वालों को और गांव में इस तरह से माहौल को क्रिएट करती हैं कि इनकी नौकरी रियल है। लेकिन जब उनकी शादी तय हुई और उस लड़की ने पता लगाया तो इनकी नौकरी फर्जी निकलती है, लेकिन उसके लिए फर्जी निकलती है और बाद में उनको कई सारी धाराओं के तहत उन पर मुकदमा की दर्ज कराया जाता है। तो मेरे को अच्छा लगा कि जिनसे समाज को बस प्रेरणा लेनी चाहिए। जूनियर दिया खाड़ जो सेनेगल अफ्रीका के अंदर एक देश है, वहाँ के रहने वाले हैं। अफ्रीका के अंदर आपको तो पता ही होगा कि बहुत बड़ी पानी की किल्लत रहती है, पानी की बहुत बड़ी कमी रहती है, क्योंकि वहीं पे सूरज सबसे ज़्यादा चमकता है डायरेक्टली, और वहाँ का मौसम ही ऐसा है कि पानी तो दूरों तक नहीं है। वो इसलिए उन्होंने कई सारे गाँवों की अपने लोगों की खुशी में अपनी खुशी देखी और कई सारे ऐसे कुएं खुदवाए जिनकी वजह से औरतों की ज़िंदगी में, औरतों का ऐसा मानना है कि उनको स्वर्ग मिल चुका है। जिसको पानी की कीमत क्या जाने, जिनको भरपूर मात्रा में मिल जाता है वो क्या समझे, जिनको नहीं मिल पाता वही उसकी चीज़ की कीमत समझ सकते हैं। मिलकर के जनजातीय लोग मिलकर के ढोल नगाड़ों के साथ में 15 दिनों से ज़्यादा होली का त्यौहार मनाते हैं। और इसी त्यौहार में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ की शादियाँ भी हो जाती हैं। शादियों के अंदर इस तरह से रस्म निभाई जाती है और आसानी से कम खर्चे में शादियाँ हो जा सकती हैं, जिसको हमारा समाज जो जानता रहा और की शादी रिलायंस और कई सारे कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोगों को शादियों को देख करके उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं और उनके घर बर्बाद भी हो जाते हैं और लाखों का कर्जा भी हो जाता है। इससे बचने का यही उपाय है कि हम कम से कम खर्च करें ऐसी शादियों को, और इन आदिवासियों से कुछ प्रेरणा हम अपने समाज के लिए ले सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।